स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो द लास्ट पॉइंट इज VTP, दैट इज वेक्टर ट्रिपल सर इसके पास चैप्टर खत्म है? प्रोडक्ट। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक। देन इसके बाद हमारा आएगा हाउ टू रिलेट वेक्टर एंड 3D, देन वी विल स्टार्ट 3D। तो इसके बाद 3D स्टार्ट होगा, वेक्टर्स खत्म हो जाएगा हमारा। वेक्टर्स बेसिकली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर्स हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए ये वाला टॉपिक कर रहे हैं। बट अदरवाइज हमारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 3D जो वेक्टर टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। नाउ वी आर विल बी लुकिंग एट द टॉपिक 3D, ठीक है। 3D के अंदर दो पार्ट्स हैं जो हमें देखने हैं, लाइन इन 3D एंड इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D। एंड ऑब्वियसली इन दोनों का इंटरेक्शन आपस में कैसा रहेगा। लेकिन इसको करने के लिए जो हम वेक्टर्स के सारे बेस कर रहे हैं वो सारा बहुत जरूरी था, तो इसलिए सबसे पहले हमने वेक्टर्स वगैरह सारा का सारा A to Z देखा, उन्हीं सर के जो यूज करके हम 3D देखेंगे। हाँ जी बोलो। सर जो 11th में हमने 3D का किया था वो कितना आएगा इसमें? कुछ भी नहीं। 11th में 3D का क्या देखा था भाई? सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो तो अब ऑलरेडी यूज करके जा रहे हैं ना वेक्टर्स के, यस। राइट। तो वो चीज सब चीजें ऑलरेडी यूज हो रही हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होता है, एट्थ ऑक्टेंट क्या होगा, वहां पे किसका क्या साइन होगा, राइट। तो वो ऑलरेडी चीजें हम यूज करके जा रहे हैं, स्टार्टिंग में मैंने वो चीज बता दी थी, तो मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता 11th में वो वाला चीज कर रखी है नहीं कर रखी, ठीक है ना। चलो चलो आ जाओ, शुरू करते हैं VTP। तो क्या चीज है VTP, ठीक, ध्यान से देखो जरा। इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ठीक। लेकिन ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि ये मीनिंगलेस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये ब्रैकेट मेंशन नहीं होती, तो यहाँ पर ब्रैकेट मेंशन होनी बहुत जरूरी है कि पहले क्रॉस किसका करेंगे। तो ये ब्रैकेट, विदाउट ब्रैकेट इट इज मीनिंगलेस, बट विद ब्रैकेट इट इज प्योरली मीनिंगफुल, ठीक है ना। तो A क्रॉस B क्रॉस C ना, अब ये क्या चीज आएगा, ठीक, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, ठीक है। ये क्या होता है हमारा कि अज्यूम करो दिस इज B वेक्टर, दिस इज C वेक्टर, ठीक है। 3D में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक, तो थोड़ा सा गंदा जाएगा, प्लीज ध्यान से देखना। दिस इज अ प्लेन ऑफ B वेक्टर एंड C वेक्टर, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस वुड बी B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, एंड समवेयर ओवर हियर इट इज A वेक्टर, राइट। तो सबसे पहले हमने किया B क्रॉस C, तो हमें एक वेक्टर मिला, लेट्स से A वेक्टर क्रॉस B क्रॉस C वेक्टर इज D वेक्टर, दिस इज D वेक्टर, ठीक है। तो B वेक्टर C क्रॉस C वेक्टर करके हमें मिला D वेक्टर। नाउ D वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ B वेक्टर एंड C वेक्टर, ठीक है। D वेक्टर ऑब्वियसली परपेंडिकुलर रहेगा टू द प्लेन ऑफ B वेक्टर एंड C वेक्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस D वेक्टर का पकड़ के A वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे, तो A वेक्टर क्रॉस दिस करेंगे, राइट। अब A वेक्टर क्रॉस दिस कर लो या दिस क्रॉस A कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एंड वो हमें दूसरा वेक्टर मिल जाएगा अनलाइक वेक्टर, ठीक है। तो मेन हमें वेक्टर का मेन चीज पता करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला प्लेन बनेगा उनका। अब ये 3D में हमें देखने में, अब ये 2D चला गया, ठीक है। 2D में इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, बट क्या है ये प्लेन, इट्स काइंड ऑफ दिस। अब जाके तुम्हें 3D में रियलाइज होगा ये कैसा प्लेन है, ये ऐसा प्लेन है, ये इस तरीके से प्लेन। हाँ जी, ये पता चल रहा है क्या हो रहा है? ये कुछ पता चला क्या हुआ? थोड़ा सा सर एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से, एक बार फिर से बताओ। लेट्स ट्राई टू प्लॉट दिस इन 3D।
तो देखो जरा, ये डायग्राम देखो जरा, ठीक है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी अभी तुम्हें मार्किंग करके दे रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हें खुद से बाद में ना अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ठीक नहीं, इसको बी लेके जाओ, ये बी एंड ये सी। तो ये वाला वेक्टर क्या जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये जो प्लेन आ रहा है, ये जो प्लेन बन रहा है बी एंड सी का, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है ये, ठीक है। एंड दिस इज योर ए वेक्टर। अब हमें बी क्रॉस ए करना, ठीक। अब ध्यान से समझना है ये चीज को, इसको समझाने के लिए अब ये हटा रहा हूं मैं, अब ध्यान से देखना, अब मैं दोबारा रोटेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वेक्टर है, ठीक, ये जो वेक्टर है, ये वाला जो है, ठीक, ये वाला, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए, दिस एंड दिस, ठीक है। ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अब इस तरीके से मैंने दो तीन प्लेन्स लिए हैं, ठीक है। ये ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह को भूल जाओ, ठीक है। मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ये भी कर सकता हूँ कि इसको ये वाला प्लेन ले लिया, ठीक है, बट ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब मेरे को करना है, दिस इज योर बी क्रॉस सी एंड दिस इज योर ए। अब इन दोनों का क्रॉस करना है। अब इन दोनों का क्रॉस करके जो मेरे को वेक्टर मिलेगा, ऑब्वियसली वो इसके प्लेन के भी परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। तो एट द एंड वो वेक्टर कहाँ जाएगा, राइट। अब वो वाला वेक्टर जो होगा वो वापस बी एंड सी के प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। वही चीज समझानी थी तुम्हें, ठीक। एक सेकंड को मैं पॉइंट लेता हूँ एंड पॉइंट से प्लॉट करके दिखाता हूँ। सर वो नेसेसरी है कि हमेशा बी और सी के प्लेन में आएगा फिर से? बिल्कुल 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 आएगा। यही चीज तुम्हें भाई इमेजिन करनी है। अब ध्यान से देखो, ये जो, अब बाकी सब कुछ भूल जाओ, ठीक है, ध्यान से देखना आप, ठीक है। ये चीजें इमेजिन करनी पड़ेंगी भाई। दिस इज बी क्रॉस सी एंड दिस इज ए। अब इन दोनों का जो वेक्टर बनेगा वो इसी इन दोनों के ये जो प्लेन आया इन दोनों का, इनके परपेंडिकुलर रहेगा ना, ऐसे करके, ये यहाँ पर भी ऐसे 90 डिग्री, ये यहाँ पर भी ऐसे 90 डिग्री। तो ये जो वेक्टर आएगा, अब इसको समझना है तुम्हें, ये कहाँ रहेगा, ध्यान से देखो। ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये कहाँ आया, ये कहाँ बना है एट द एंड, ठीक है। ये चीज को समझना है तुम्हें, इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो क्या हुआ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या हुआ कि सबसे पहले मैं ये वाला प्लेन हटा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या हुआ, हमने इस प्लेन के अंदर इन दोनों का क्रॉस किया, दैट इज ये वाला बी क्रॉस सी किया, तो हमें इनका परपेंडिकुलर वेक्टर मिला। अब इस परपेंडिकुलर वेक्टर का इसके साथ जब क्रॉस करेंगे तो ऑब्वियसली एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इसके भी परपेंडिकुलर रहेगा। अब ध्यान से सोचो, सबसे पहले बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर, अब फिर से उसके परपेंडिकुलर जाऊंगा तो वापस उसके प्लेन में आ जाऊंगा ना। यस। ये चीज समझने वाली थी। अब ध्यान से देखो ये चीज क्या हो रही है, ठीक है। इसका अगर मैं प्लेन बनाना चाहूँ तो ये प्लेन जा रहा है, दिस इज द प्लेन। अब इसको एज ए 3D फिगर तुम्हें देखना, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है, कि सबसे पहले तुमने जब बी क्रॉस सी किया तो वो आ गया ये वाला वेक्टर, ठीक है। तो मिला बी क्रॉस सी करके ये वाला वेक्टर, राइट। अब इसका जब ए के साथ क्रॉस करोगे तो वापस एक जो पॉइंट मिलेगा, वो ये येलो वाला जो प्लेन आ रहा है, ये वाला प्लेन, जिसके अंदर ए भी लाई कर रहा है, बी क्रॉस सी भी लाई कर रहा है, राइट। अब ये वाले प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। अब इस वाले प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा, राइट, वही चीज समझानी कि वो बी एंड सी के प्लेन में लाई करेगा। वो कैसे लाई करेगा, ठीक है, दोबारा देखो जरा अगेन। सबसे पहले हमने किया बी क्रॉस सी, राइट। तो बी क्रॉस सी करके एक वेक्टर मिला, डी वेक्टर, ठीक, विच इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी के प्लेन, ठीक, विच इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी का प्लेन। अब राइट, अब ए क्रॉस डी जब करूंगा मैं तो मेरे को एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो ए के भी परपेंडिकुलर है, डी के भी परपेंडिकुलर है। मतलब डी का मतलब बी क्रॉस सी के फिर से परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर है। अब भाई खुद सोचो, ये प्लेन है, इसका परपेंडिकुलर ये वेक्टर, अब कोई भी वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर होगा, ध्यान से सोचना आप ये चीज, ठीक है। ये आ गया बी वेक्टर, ये आ गया सी वेक्टर, तो बी क्रॉस सी ऐसा जाएगा परपेंडिकुलर,
ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो ये बी क्रॉस सी जाएगा। अब ये बी क्रॉस सी वेक्टर जो है, अब कोई भी वेक्टर जो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है वो कहाँ लाई करेगा? वो ऑब्वियसली बी एंड सी के प्लेन में नहीं लाई करेगा क्या? ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, फिर बताओ। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ कुछ समझ आया। क्लियर? वासु, इस चीज को समझने की कोशिश कर। ठीक, मैं दोबारा समझा रहा हूं तेरे को। देख, कुछ कुछ नहीं आना चाहिए, परफेक्टली समझ में आना चाहिए। देख, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो ये बी क्रॉस सी आ गया। अब इस बी क्रॉस सी का मैं कोई भी और वेक्टर के साथ क्रॉस करूं, बात समझ रहा है? मिलेगा तो मेरे को एक ऐसा वेक्टर ना जो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब बी क्रॉस सी का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, जो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर आ रहा है, वो कहां पे लाई करेगा? वो तो ऐसे वेक्टर होंगे ना यार। जी सर। अब एट द एंड वो सारे के सारे इसी प्लेन में लाई करेंगे ना, फ्री वेक्टर्स हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो फाइनल वेक्टर होगा, ठीक, इट विल लाई इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर फिक्सर। वापस वो बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के प्लेन में आ जाएगा। ये चीज कंफर्म करो प्लीज। क्लियर हुई? हाँ जी सर। यस सर। स्तुति, शुभम, राजवीर, दिया, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक, ठीक। दक्ष क्लियर है? चिराग क्लियर हुआ? ठीक, ठीक है। चलो अब ठीक, ठीक। अब आगे देखो जरा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, वो होगा लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर। और अगर मैंने ऐसा किया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अब ये जो होगा, देखो सबसे पहले ये वेक्टर मिला जो ए एंड बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसका वापस सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो एक वो वेक्टर मिलेगा जो जो मेरे को ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर रहेगा, तो यानी कि वो वापस ए एंड बी के प्लेन में आ जाएगा। तो ये लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज हमें लिखनी आनी चाहिए। सबसे पहला तो ये चीज आ गया। अब एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इसकी? ठीक, कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये तो पता चल गया कि ये बी वेक्टर और सी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये आएगा क्या? ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है? हाँ जी शुभम बोलो। सर जो बी वेक्टर और सी वेक्टर है उन दोनों के कॉफिशिएंट सेम कैसे हुए? अरे नहीं, वो न्यू होना अलग चाहिए है था। भाई, वो म्यू था, लैम्डा म्यू, सेम नहीं। ठीक है, ठीक है। इसका बाय डेफिनेशन ये चीज क्या होती है? सबसे पहले बी वेक्टर लिखो, ठीक, देन जो बाकी दोनों बने उनका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस दूसरा वाला वेक्टर लिखो, और जो बाकी दोनों बचे हैं ए एंड बी उनका डॉट प्रोडक्ट। तो दिस विल एक्ट एज योर लैम्डा एंड दिस विल एक्ट एज योर म्यू, जो पहले हमने बोला था। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ओपन करने का तरीका होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना दोबारा दोबारा। ठीक, फर्स्ट वेक्टर ऐसा ले लो, v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर क्रॉस v3 वेक्टर। ठीक, ऐसा है तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा v2 वेक्टर एंड v1 वेक्टर क्रॉस v3 वेक्टर एज इट इज, सॉरी डॉट प्रोडक्ट एज इट इज, माइनस देन राइट v3 वेक्टर एंड v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा, तो अब हाँ शुभम, मैं ये भी बता दूंगा कहां से आया कैसे आया, डोंट वरी। ठीक है, अब पहले ये चीज देख लो
कि ये जो चीज आई, हाँ जी, तो ये जो चीज हमारी दो कंडीशन थी इसके अंदर, ठीक, फर्स्ट कि इट मस्ट lie in the plane of b vector and c vector, and it is perpendicular to both b vector cross c vector and a vector। ठीक है, ये दो हमारी कंडीशन थी जो इसको जनरेट करती थी। अब ध्यान से देखो, पहली बात तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी की फॉर्म में लिखा, तो डेफिनेटली इट लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, तो ये तो कंडीशन हमारी ट्रू होगी। व्हाट अबाउट दिस? अब यार, अगर ये वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इसका ए के साथ डॉट करके जीरो आ जाना चाहिए, राइट? तो हमने क्या किया, चुपचाप इसका ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, तो क्या आ गया, राइट? अब ध्यान से देखो, ये तो लैम्डा और म्यू है, ये तो कांस्टेंट्स हैं, तो जो डॉट होगा ये तो इसके साथ होगा एंड इसके साथ होगा, तो क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट एज इट इज रहेंगे, ठीक? तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ए वेक्टर एज इट इज, और ये इधर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एज इट इज, और इधर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें बराबर जा रही हैं, तो ये जीरो आ जाएगा। तो यस, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, यस इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। अब सिमिलरली तुम बी क्रॉस सी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, तो वो भी जीरो चला जाएगा, ठीक है ना? तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो बी क्रॉस सी के साथ। अब खुद सोचो, यहाँ पे ए की जगह बी क्रॉस सी आ गया, यहाँ पे आ जाएगा बी क्रॉस सी डॉट बी, यहाँ पे आ जाएगा बी क्रॉस सी डॉट सी। खुद सोचो, ये तो एसटीपी चला गया, ये जीरो होगा क्योंकि दो वेक्टर सेम है। ये एसटीपी हो गया, जिसके अंदर दो वेक्टर सेम है, तो ऑब्वियसली एसटीपी जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट वगैरह करके भी जीरो चला जाएगा। यानी कि यस, ये हमारी बिल्कुल डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। सो दैट इज व्हाई क्या फाइनल क्या चीज आई, विल अज्यूम कि क्या आया, ए वेक्टर डॉट, सॉरी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक, दैट इज नथिंग बट बी वेक्टर एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ये चीज आई। अब सिमिलरली अगर मेरे को ये चीज निकालनी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको मैं इसी फॉर्म में लेके आऊंगा, मतलब ये जो दो वेक्टर्स हैं, राइट, जिनका पहले क्रॉस हो रहा है, इसको मैं बाद में लिखूंगा, तो ये बन जाएगा माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट, ये बन जाएगा। अब ये माइनस साइन एज इट इज, अब इनके अंदर से जो पहला वेक्टर है वो पहले आएगा और बाकी दोनों का डॉट, तो दैट इज सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस, फिर आएगा हमारा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ब्रैकेट को ओपन करो विद नेगेटिव साइन, तो ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होकर क्या बन जाएगा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो दिस वुड बी दी आंसर। इस तरीके से इसको ओपन वगैरह किया जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत अच्छे से हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक? अच्छा, आया कहां से ये मैं चीज बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? पहले इसकी डेफिनेशन लेके चलो और इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देख लो क्या चीज है, ठीक है? देखो, फर्स्ट, एनी वेक्टर perpendicular to a vector and in the plane of b vector and c vector is given by, ठीक, कोई भी ऐसा वेक्टर जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है एंड बी एंड सी के प्लेन में लाई कर रहा है, Sorry. ठीक है? तो उस वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, दैट वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो बी एंड सी के प्लेन में लाई करता है एंड ए वेक्टर के परपेंडिकुलर, ठीक है? और इसको क्या बोल सकते हैं, अगेन बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है? तो दिस इज अ वेक्टर अगेन विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। अब अगली लाइन जो आ रही है ना, ये बड़ी कमाल की चीज आ रही है, ध्यान से देखना, अ वेक्टर which lies in the,
plane of a vector and b vector and is perpendicular to a vector। ठीक, क्या मतलब बना इसका? इसका मतलब बना कि हमारे पास लेट से ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। ठीक, अब ये टोटल इसका प्लेन है। अब हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसी के प्लेन में लाई करे और a वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, मतलब ऐसा, ये ऐसे, राइट। अब ये वाला वेक्टर क्या होगा? अब ध्यान से देखो, अब क्या बोलेंगे हम? ए वेक्टर के परपेंडिकुलर एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के प्लेन में लाई करना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये वो वेक्टर होगा जो ए एंड बी के प्लेन में लाई करेगा एंड इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर में। तो इट विल लाई इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। दिया, स्तुति, क्लियर हो रहा है? काव्या, Yes, sir. राजवीर, Yes, sir. वासु, दक्ष, चिराग, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक ठीक यस। ठीक है, चलो। थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ये अगेन आगे जाके हमारे काम आएगा, इनफैक्ट अभी पता चल जाएगा कैसे काम आएगा। ठीक है, देखो, अज्यूम करो हमारे पास एक प्लेन है। अब अगेन ये 3D में अब तुम्हें बना के दिखाना पड़ेगा, बट ध्यान से देखना क्या चीज आएगी। ठीक है, ये एक प्लेन है जिसके अंदर ये आ रहा है सी वेक्टर डी वेक्टर। तो ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर जो जाएगा दैट वुड बी ये। ठीक है, अब इसको नाम दे दिया मैंने लेट से पी वेक्टर। तो ये चला गया पी वेक्टर विच इज नथिंग बट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ठीक है, अब ज्यादा गंदगी ना पड़े, इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक और प्लेन लिया, ऐसे। अब ये वाला वेक्टर जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू सी एंड डी बट दिस डज नॉट लाई इन दिस प्लेन। ये इस प्लेन में लाई नहीं करता, ये प्लेन अलग है। ठीक है, ये वाला वेक्टर तो आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, तो ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो जरा, यहीं पे हमने क्या बनाया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, तो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अब ये जो वेक्टर मिला हमें, राइट, दिस इज इनका क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। सो बेसिकली ये हमें मिला, ठीक, कि सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, चलो उसको रहने दो, पी क्रॉस क्यू, पी क्यू लेना, दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, इसको मैं वापस से नीचे, ये जो लाइन आ रही है, अब देखो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? दिस इज नथिंग बट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। मतलब जब दो प्लेन्स टकराएंगे आपस में, राइट, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, तो आपस में टकरा रहे हैं इस लाइन के अलावा, तो क्या चीज जनरेट होगी? ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट होगा। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, दो प्लेन्स जब इंटरसेक्ट करेंगे तो उनकी लाइन जनरेट होगी, तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने एक्सटेंड किया, राइट। अब ध्यान से समझो ये चीज, कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस लाइज इन दिस प्लेन P1, राइट। ये जो देखो, कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है, राइट, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये भाई पहले प्लेन के अंदर भी लाई करती है, दूसरे प्लेन के अंदर भी लाई करती है, क्योंकि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो ऑब्वियसली ये दोनों में लाई करेगी, ये पहले प्लेन में भी लाई करेगी, दूसरे प्लेन में भी लाई करेगी, राइट। सो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये P1 के अंदर लाई करती है। अभी हमने क्या बोला कि सी एंड डी लाइज इनसाइड दिस प्लेन, तो कोई भी वेक्टर जो आएगा जो सी एंड डी के प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, वो, अब देखो,
ये प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा वो इस प्लेन के अंदर आने वाले किसी भी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, हर एक वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। मतलब इस चीज का मतलब ये बना कि कोई भी वेक्टर जो P1 के परपेंडिकुलर है, प्लेन P1 के परपेंडिकुलर है, वो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के भी परपेंडिकुलर रहेगा। यहां पर भी ये 90 डिग्री बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर वेक्टर आ रहा है, ये यहाँ पे अपनी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के साथ ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। पहले ये चीज कंफर्म करो प्लीज। क्लियर हुई क्या बोल रहा हूं? यस सर। किसी को 3D में इमेजिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज बता दो मेरे को। हाँ जी, बाकी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? हाँ जी Yes, sir. ठीक, अच्छा। ऐसे ही ये जो A क्रॉस B आएगा, अब क्योंकि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दूसरे प्लेन P2 में भी लाई कर रही है, राइट? तो यानी कि ये जो A क्रॉस B आएगा, ये अपनी लाइन, इस वाली लाइन के, अपनी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के ये उसके भी परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कि यहां पर क्या बनाएगा? 90 डिग्री। यानी कि A क्रॉस B जो है and C cross D, ये these both vectors are perpendicular to the line of intersection, that is A vector cross B vector and C vector cross D vector. Both of these vectors are perpendicular to the line of intersection. आ जाना, both of these are perpendicular to the line of intersection. हाँ जाना, प्लीज ये चीज कंफर्म करो, यस सर। राइट? अच्छा, अब अगर ये चीज ट्रू है, अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। एक प्लेन लिया, अज्यूम करो ये वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। अब एक वेक्टर आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि इसके परपेंडिकुलर, और एक और वेक्टर आया सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, जो भी इसके फिर से परपेंडिकुलर है, राइट? अब वी नो दैट कि जितने भी एक लाइन के या वेक्टर के परपेंडिकुलर चीजें होती है वो सारी की सारी कोप्लेनर होती हैं। तो सी क्रॉस डी का मैं परछाई लूंगा इस प्लेन के अंदर तो ऐसा जाएगा, इसका मैं परछाई लूंगा तो ऐसा जाएगा, यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर एंड सी क्रॉस डी वेक्टर का मैं वापिस से जब क्रॉस करूंगा, अब इन दोनों का जब मैं क्रॉस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, बताओ जरा जल्दी। वही लाइन ऑफ लाइन। इंटरसेक्शन। मतलब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा, बात समझे? यस। राइट? तो देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर is a vector parallel to the लाइन ऑफ intersection line of intersection of two planes, ठीक? one plane containing a vector and b vector and other containing c vector and d vector। ध्यान से ये चीज चेक करो, क्या किया हमने? एक प्लेन बनाया जो सी वेक्टर डी वेक्टर को कंटेन कर रहा है, एक प्लेन बनाया जो ए वेक्टर बी वेक्टर को कंटेन कर रहा है। अब इन दोनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, राइट, उसके पैरेलल वेक्टर जो होगा दैट विल एक्ट एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर। ठीक है, अब देखो जरा, वापस आओ। ठीक है, अच्छा, अब अज्यूम करो फिर से ये चीज, सी वेक्टर डी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, ये आ गए इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब यार लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है, मतलब इसके पैरेलल वेक्टर क्या आ गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, राइट? सो दिस इज पैरेलल टू दिस, सो दिस इज पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। बट ध्यान से देखो, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन
ठीक है, इंटरसेक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्रॉस से, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लाइज इन प्लेन P1 एंड P2 बोथ, राइट। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन P1 प्लेन में भी लाई करती है, ये P2 प्लेन में भी लाई करती है, ठीक है। तो ये P1 और P2 दोनों प्लेन में लाई करती है। अच्छा, अगर ये P1 प्लेन में लाई करती है तो सर आपने दोनों P2 मार्क करके। हाँ, ओ सॉरी, अगर ये P1 प्लेन में लाई करती है तो इफ दिस वेक्टर लाइज इन P1 दैट इट कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C एंड D, हाँ या ना, यस यस सर। राइट। Since it lies in P1, therefore it can be written as linear combination of C and D, ठीक। And since it lies in P2 also, therefore it can be written as linear combination of A vector and B vector also. So basically ये जो particular चीज है इसको मैं linear combination of A and B की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, C and D की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, दोनों की फॉर्म में लिख सकता हूं, एंड वो दोनों चीजें सेम होंगी। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन है यस सर। चीज है, ठीक। अब देखो, अब इसको लिखेंगे कैसे उन दोनों की फॉर्म में, ठीक। प्लीज ध्यान से देखना, ये ऐसा लेके जाओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। मान लो ए बी सी डी ई, इसको ई वेक्टर ले लो तो क्या बन गया मेरा, एंड इसको एफ वेक्टर ले लो। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एफ वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, मतलब एट ए टाइम या तो मैं ई लेके जाऊंगा या तो मैं एफ लेके जाऊंगा। सबसे पहले मैं एफ ले लिया, तो एफ वेक्टर के अकॉर्डिंगली ध्यान से देखो ये क्या चीज जाएगी, दिस वुड बी नथिंग बट सबसे पहले आएगा सी वेक्टर, फिर आएगा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, और याद आएगा एफ वेक्टर डॉट सी वेक्टर। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। राइट, स्टैंडर्ड वीटीबी लगाया मैंने और कुछ नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, एफ की वैल्यू पुट कर दी, ये तो एस हो गया, तो क्या बन गया ये, सो दिस इज नथिंग बट ए बी डी का एस टी पी सी वेक्टर माइनस ए बी सी का एस टी पी डी वेक्टर। आई होप ये चीज क्लियर हुई। So it's lambda times c vector plus mu times d vector, तो अपने आप ही ये क्या बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ c and d, हाँ या ना। तो दिस इज योर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर, इसको ओपन करके हमने ये लिख दिया। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, समझ आया कैसे करना है? यस सर। ठीक है। हाँ जी, काव्या, स्तुति, Yes, sir. राजवीर, शुभम, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक 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 है। अब ध्यान से देखो, ठीक सर। हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक। अच्छा अब देखो जरा, अब मैं ई वेक्टर लेके जा रहा हूं तो ये बन जाएगा मेरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। तो कैसे लिखा था हमने इसको, दैट इज माइनस ऑफ ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सॉरी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसको भी बी क्रॉस ए लिख दो, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, राइट। अब सबसे पहले आएगा ये वाला वेक्टर बी वेक्टर और आ जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। ई वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी। नाउ व्हाट इज ई वेक्टर, ई वेक्टर क्या लिया था, सी क्रॉस डी हमने, तो इधर आ गया सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर। so that would be c vector d vector a vector stp b vector minus c vector d vector b vector stp a vector। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस सर। राइट, तो अगेन देखो ये चीज क्या बनी, अगेन वही चीज, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, राइट। तो
यहां पर हम उसको बी एंड ए की फॉर्म में लिख रहे हैं, यहां पर हम उसको सी एंड डी की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसी सेम चीज को दो की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जस्ट बिकॉज ये सी एंड डी के प्लेन में भी लाई करता है एंड ये ए एंड बी के भी लाई करता है, तो दोनों के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों वेक्टर्स को इक्वेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये चीज याद रखना, ये हम ऑब्वियसली नहीं कर सकते। बट हाँ, दो अलग, एक ही वेक्टर की दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट बिकॉज कि वो दो डिफरेंट प्लेन्स में लाई करता है, इसलिए। हाँ जी, तो वीटीपी क्लियर हुआ, ठीक है। इसका रीजनिंग मैं दे दूंगा, ठीक है, लेट मी थिंक ओवर इट कि कहां से आया कैसे आया, ठीक है। आई गिव यू द रीजनिंग, डोंट वरी, ठीक है, मैं रीजनिंग प्रोवाइड कर दूंगा। अब लेट सी द कनेक्शन बिटवीन 3D एंड वेक्टर प्लेन, 3D एंड वेक्टर्स जो है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, ठीक, बट दोबारा देखो, वेक्टर एंड 3D, क्योंकि अब ये 3D का बेस हमारा स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले जो था हमारा इधर वेक्टर के केस में जो पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, वही 3D में क्या बन जाता है, पॉइंट। कौन सा पॉइंट, ए कोमा बी कोमा सी, बात समझे। तो जो इधर पॉइंट होता है 3D में, वो उधर उस पॉइंट का क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है 3D में ए कोमा बी कोमा सी के अकॉर्डिंगली, एंड पॉइंट को वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करना है, पोजीशन वेक्टर के थ्रू। आई होप ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो क्लियर है ये चीज। यस सर। दिया, कोई डाउट तो नहीं आ रहा। No, sir. श्रुति, Yes, sir. श्रुति क्लियर है, हाँ जी sir. ठीक। राजवीर यस सर। क्लियर है ना, पक्का, यस सर। ठीक 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 ठीक, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज, ठीक है, जो इधर यूनिट वेक्टर होता है, वही चीज 3D में हमारी क्या बन जाती है, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो एक चीज की डायरेक्शन को 3D में हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के थ्रू, एंड उसी चीज को हम वेक्टर्स के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं, यूनिट वेक्टर के थ्रू, ठीक। तो अगर मान लो L1 आई कैप प्लस LMN ले लो, ठीक है, L आई कैप M J कैप प्लस N K कैप, ठीक है, अगर ये चीज है, ठीक है, इसी का, एंड दिस इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अंडर द रूट इज 1, इट्स अ यूनिट वेक्टर। तो वही चीजें जो L M N होगा, ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, डीसी से रिप्रेजेंट करेगा, ये डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें अगर कोई भी रैंडम फ्री वेक्टर की बात करें, ठीक है, कोई भी रैंडम फ्री वेक्टर जिसका यूनिट वेक्टर होना जरूरी नहीं है, वो इसके अंदर क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, वो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो इधर फ्री वेक्टर होता है, वो उधर जाके हमारा डायरेक्शन रेशियो बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब बाकी चीजें हमारे लिए सेम है, ठीक है। ठीक ठीक, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट ये ना अभी हमें जितना भी हमने थ्योरी किया उसके थ्रू हमें क्लियर हो जाना चाहिए, पहली बार में हमें समझ आ जाना चाहिए क्या चीज, कि अज्यूम करो 3D के अंदर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब 3D का मैं बेस थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, x1 y1 z1 एंड b पॉइंट x2 y2 z2 को ज्वाइन करके आया, ठीक है। अब वो बोल रहा है सबसे पहले ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, हेड माइनस टेल, तो दैट इज x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, राइट। तो ये आ जाएगा ए बी वेक्टर। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जो ए बी वेक्टर होगा, दैट इज नथिंग बट वेक्टर पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ठीक है। सो ए बी वेक्टर जो होगा, दैट विल बी अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी होगा, ठीक है। ए एंड बी को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है, उस लाइन के जो पैरेलल बनेगा, वो वेक्टर होगा हमारा ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब याद करो हमने क्या बोला था कि कोई भी वेक्टर अगर हमें दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, राइट, फ्री वेक्टर जो होता है, इसका जो ए कोमा बी कोमा सी है कोफिशिएंट, ये क्या एक्ट करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज,
ये एक्ट करेंगे डायरेक्शन रेशियो, एंड इसी को अगर हमने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, राइट, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डिवाइडेड बाय आर, आर मतलब इसी का मैग्नीट्यूड। तो इसका अब ये जो ए बाय आर कोमा बी बाय आर कोमा सी बाय आर यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ये क्या एक्ट करते हैं, डायरेक्शन को साइन एक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ठीक, इज अगेन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, ठीक, एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो जो कि ए एंड बी को ज्वाइन करके लाइन बन रही है उसके पैरेलल होगा, वो क्या आ जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1, एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी क्या होगा, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना दो, इसके मैग्नीट्यूड r से इसको डिवाइड कर दो, तो वो बन जाएगा x2 माइनस x1 बाय r कोमा y2 माइनस y1 बाय r कोमा z2 माइनस z1 बाय r। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये चीज, कोई डाउट तो नहीं इसमें, नहीं सर। राइट? अच्छा, अब देखो सेकंड केस देखो जरा, अज्यूम करो हमें दो लाइंस दे रखी हैं, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, ठीक है। अच्छा, दिस इज वेक्टर v1 which is parallel to line L1, this is vector v2 which is parallel to line L2, ठीक है। इस तरीके से दो वेक्टर्स हमने लिए, ये लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट नहीं है तो इनकी डायरेक्शन नहीं है, तो ये इस तरीके से है, लेकिन वेक्टर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्शन नहीं बनेगी, ये लाइन है, इनडेफिनेटली दोनों तरफ जा रही है। अब ये वेक्टर है, अब लेट से v1 वेक्टर जो है ये है a1 i कैप प्लस a2, यहाँ स्टैंडर्ड एलिमेंट ले लो, तो L1 i कैप प्लस k कैप, एंड दिस इज v2 वेक्टर इज L2 i कैप प्लस m2 j कैप प्लस n2 k कैप। अब ध्यान से सोचो, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक, अगर L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो भाई क्या होगा, देन v1 वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू v2 वेक्टर, हाँ या ना, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये चीज, जो उन दोनों लाइन वेक्टर्स हैं वो भी तो पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के। अब यार पैरेलल वेक्टर नाम का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है हमारे लिए, मतलब पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर सेम होती हैं, तो देयरफॉर v1 वेक्टर इज कोलिनियर विथ v2 वेक्टर। इसका मतलब ये है कि v1 वेक्टर इज नथिंग बट लैम्डा टाइम्स v2 वेक्टर, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होना चाहिए, हाँ या ना, प्लीज कंफर्म करो, यस सर। राइट। तो क्या आ गया, दैट इज L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप इज नथिंग बट लैम्डा टाइम्स L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप। तो इसका मतलब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो L1 इज लैम्डा टाइम्स L2, M1 इज लैम्डा टाइम्स M2 एंड N1 इज लैम्डा टाइम्स N2। तो तीनों का लैम्डा निकाल के कंपेयर करो, दैट इज L1 बाय L2 इज इक्वल टू M1 बाय M2 इज इक्वल टू N1 बाय N2, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो देयरफॉर इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ध्यान से सुनना मेरी बात, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन वेक्टर्स पैरेलल टू दीज टू लाइंस, ठीक, must be scalar multiple of each other, must be scalar multiple of each other, or their I cap, j cap, k cap coefficient must bear same ratio, ठीक है, या तो वो एक दूसरे स्केलर मल्टीपल होने चाहिए या तो वो सेम रेशियो बियर करने चाहिए। मतलब अब मान लो ये लाइन L1 है, इसके पैरेलल वेक्टर है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब एक और लाइन है, इसके पैरेलल वेक्टर दे रखा है हमें 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप।
तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइंस पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तुम्हें ये वेक्टर मिल जाएगा। और मैं ये बोलूंगा आई कैप का कोएफिशिएंट क्या जा रहा है 1 and 3, तो रेशियो आ गया 1/3। जी कैप का कोएफिशिएंट क्या जा रहा है -1 डिवाइडेड बाय -3, ये भी 1/3 आ गया। अब के कैप का कोएफिशिएंट क्या जा रहा है 2 और इधर 6, तो ये भी सेम आ गया। तो हेंस दीस टू लाइंस आर पैरेलल। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट तो नहीं? यस राइट, तो ये आ गया कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक, ये चीज। अच्छा, अगर मान लो दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ठीक, नाउ इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अब एक लाइन है और दूसरी एक लाइन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब भाई परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि इसके जो पैरेलल वेक्टर आएगा V1 वेक्टर एंड इसके जो पैरेलल वेक्टर आएगा V2 वेक्टर, वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि देन देयर corresponding parallel vectors must also be perpendicular। तो लाइन L1 और लाइन L2 के जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, राइट? जो V1 वेक्टर है जो L1 के पैरेलल है, V2 वेक्टर है जो L2 के पैरेलल है, वो दोनों के दोनों वेक्टर्स भी एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। हाँ या ना? प्लीज कंफर्म, सॉरी, परपेंडिकुलर होने चाहिए, यस राइट? तो therefore V1 vector dot V2 vector must be equal to 0। ये भी चीज होनी चाहिए। हाँ या ना? क्लियर हुआ? यस ठीक। एंड इन जनरल केस 3 कि इफ L1 and L2 आर इंक्लाइंड, मतलब ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, एट एन एंगल थीटा, आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ठीक है, आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, तो क्या चीज जाएगी? ठीक है, तो क्या चीज जाएगी? ठीक, ध्यान से समझना अब ये चीज ऐसा बनेगा। देखो, ये L1 लाइन, ये L2 लाइन, अब इसके पैरेलल वेक्टर V1 वेक्टर, इसके पैरेलल वेक्टर V2 वेक्टर। अब जो एंगल लाइन L1 और L2 के बीच में होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन L1 एंड L2, सेम थीटा हमारा होगा इस एंगल बिटवीन वेक्टर V1 एंड V2 वेक्टर ऑल्सो, क्योंकि वो दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं लाइन L1 L2 के। ठीक, तो अगर मेरे को थीटा एंगल निकालना है L1 लाइन एंड L2 लाइन के बीच में, तो मैं क्या करूंगा, L1 लाइन के पैरेलल वेक्टर लूंगा, L2 लाइन के पैरेलल वेक्टर लूंगा एंड उन दोनों के बीच में थीटा एंगल निकाल दूंगा, और वही L1 L2 का लाइन ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। बात समझ में आई? अच्छा अर्नव, दो लाइंस के, दो वेक्टर्स के बीच आने वाला एंगल कैसे निकालते हैं, याद करो। डॉट प्रोडक्ट के साथ, क्या चीज? डॉट प्रोडक्ट के साथ। डॉट प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, राइट। तो हम इधर भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर इज V1 वेक्टर का मॉड V2 वेक्टर का मॉड cos थीटा। तो cos थीटा क्या आ जाएगा, दैट इज V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर डिवाइडेड बाय V1 वेक्टर का मॉड V2 वेक्टर का मॉड, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमें दोनों लाइंस के बीच में आने वाला एंगल मिल जाएगा, बात खत्म। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस राइट, अच्छा अब एक पर्टिकुलर केस मैं बता रहा हूं, ठीक, इसी पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे एंड कल से फिर 3D स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा 3D का बेस यही है। ठीक, कल से हम लाइन की इक्वेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, लाइन एंड प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, अब ज्यादा बचा नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन का काम है, अब इससे ज्यादा नहीं बचा। ठीक है, क्वेश्चन मिला के 5-6 दिन ले लो, इससे ज्यादा नहीं बचा। अब हमारा हो जाएगा इजिली, ठीक है, विद इन 5-6 डेज इजिली खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है चीज। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन cosines of two lines satisfy these conditions। ठीक, कौन सी, ये क्वेश्चन टाइप है, ठीक है, कौन सी कंडीशन, ठीक है, हाँ जी, तो कंडीशन है हमारी 3L प्लस M प्लस 5N दैट इज इक्वल टू 0, 6Mn माइनस 2NL
प्लस 5LM दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो कंडीशन है। ठीक, अब ध्यान से देखना ये चीज। पहली बात, अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करूंगा तो आई विल गेट L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ये। ठीक है, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो ऑब्वियसली इनको सोल्व करके मेरे को 2 पेयर्स ऑफ M1 N1 एंड L1 मिलेंगे। तो वो LMN मिलके दो अलग अलग लाइंस के पैरेलल वेक्टर्स का डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा, एक डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा, व्हाटएवर इट इज। ठीक, बेसिकली ये दोनों का पेयर जो है ये मिलके दो लाइंस के पैरेलल वेक्टर्स को सेटिस्फाई करेगा, इससे निकल के आएगा। अब मेरे को बताना है कि वो जो दो डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशियोज है, उन दोनों के बीच में आने वाला एंगल क्या होगा। ठीक है, या उन दोनों को फाइंड करना है। सो फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज सेटिस्फाइंग these conditions and find the angle between them। अब इसके दो मेथड है करने के। ठीक, दोनों एक्चुअल में सिमिलर मेथड हैं, बट मतलब जिस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं उस तरीके से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट चला जाता है। अब वो क्या चीजें हैं, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। क्या करो, सबसे पहला मेथड मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वो बोर्ड में चल सकता है 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें से एक वेरिएबल निकालो, उसको इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करने की कोशिश करनी है, दैट इज आवर मोटिव। ठीक है, तो लेट से मैंने m की वैल्यू निकाली, क्योंकि m की वैल्यू इधर से सिंपली निकल गया, वो आ रहा है -3l - 5n। अब ये m की वैल्यू मैंने इधर डाल दी, तो कहाँ कहाँ पे डालनी पड़ेगी, एक इधर डालनी पड़ेगी, एक इधर डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक इधर डालेंगे, एक इधर डालेंगे, तो m को कॉमन ही ले लिया। तो m को कॉमन लेके, इन दोनों से कॉमन लेके क्या जा रहा है, 6n + 5l, 6m + 5l दैट इज इनटू m। और m की वैल्यू क्या है, माइनस कॉमन लिया, इधर से क्या आया 3l + 5n, बाकी बचा -2nl दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, माइनस ओवरऑल कॉमन आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 3 18 ln। ठीक, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 5 6 30 n² प्लस 5 3 15 l² 25 ln प्लस ओवरऑल मैं माइनस कॉमन ले चुका हूं, तो +2nl दैट इज इक्वल टू 0। तो माइनस तो गया, हट गया। ठीक है, तो 30n² प्लस 15l²। अच्छा, अब ये बना 20 + 25 45 ln दैट इज इक्वल टू 0। तो 15 ही कॉमन आ गया भाई। अब तो 15 कॉमन आने के बाद 2n² प्लस l² प्लस 3 ln दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2n² प्लस ln प्लस 2 ln, इसको लिखा 2 + 3 सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, प्लस l² इज 0, n कॉमन 2n प्लस l प्लस l कॉमन 2n प्लस l दैट इज 0। तो 2n प्लस l इंटू n प्लस l दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब ध्यान से देखना, केस 1 मैंने बोला था ना, दो आंसर आएंगे। केस 2, केस 1 इज कि n प्लस l इज इक्वल टू 0, या फिर केस 2 इज 2n प्लस l दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से मेरे को क्या मिला, l इज इक्वल टू -n, या फिर l रेशियो n इज 1:-1। मेरे को l और n का रेशियो मिल गया, दैट इज 1:-1 यहां से। ठीक, क्या मिला मेरे को, दैट इज l रेशियो, या फिर l इज इक्वल टू -2n, तो l रेशियो n, या l डिवाइडेड बाई ले लो। ठीक है, रेशियो का मतलब डिवीजन ही होता है, तो l/n इज -1 एंड इधर से l/n इज -2। ठीक, अब कौन सा चीज को मैं यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा ये वाली चीज को, 3l + m + 5n, 3l + m + 5n दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको इसके साथ यूज करके मेरा क्या बनेगा। ठीक, मेरे को अब क्या चाहिए, मेरे को चाहिए m, मेरे को m वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, कि ताकि मेरे को कंप्लीट रेशियो मिलनी शुरू हो जाए, LMN चाहिए ना मेरे को। अब m वाला पार्ट चाहिए, उसको निकालने के लिए इस पूरी चीज को n से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 3l/n
प्लस m बाय n प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब l बाय n की वैल्यू -1 पुट की तो ये बन जाएगा -3 प्लस 5 दैट इज +2। तो m बाय n इज -2। ठीक, अब इन दोनों को ध्यान से देखो, l बाय n इज -1, m बाय n इज -2 बाय 1 बाय 1। तो इससे क्लियरली मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, l रेशो m रेशो n इज -1 रेशो -2 रेशो 1। ठीक, सेम चीज हमने इधर की, दैट इज इसको n से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 3l बाय n प्लस m बाय n प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। 3l बाय n प्लस m बाय n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। l बाय n की वैल्यू पुट की -2 तो इधर आ जाएगा -2 इंटू 3 -6 प्लस 5 दैट इज -1। तो m बाय n दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या बना, देखो l बाय n इज -2 बाय 1, m बाय n इज 1 बाय 1। तो l रेशो m रेशो n, ठीक, क्या जाएगा -2 रेशो 1 रेशो 1। तो बेसिकली ये दो चीजें मेरे को एलिमेंट मिल गई। यहां तक कोई डाउट है इन दोनों को सॉल्व करने में इस तरीके से तो प्लीज बताओ। बहुत सिंपल सा चीज मैंने बताई अभी तुम्हें। ठीक, स्टार्टिंग से क्या किया, अगेन दोबारा सुनो, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कराया, दूसरे के अंदर हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, दो वेरिएबल्स के अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी। सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से दो चीजें मिलेंगी हमें, एक पहला चीज पहली रेशो देगा, दूसरी चीज दूसरी रेशो देगा। हम किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते थे, जरूरी नहीं m को ही करना, हमारे ऊपर था। जो सिंप्लीफाइड वे में तुम्हें लगे एलिमिनेट हो सकता है या जिसका सिंप्लीफाइड आंसर आ सकता है उस तरीके से लगने पे है ये, और कुछ नहीं। ठीक है, फिर तीसरी इक्वेशन को यूज करके इस रेशो को इसके अंदर पुट के रेशो क्रिएट की, दो रेशो क्रिएट की, एक रेशो को पुट किया, दूसरी रेशो आगे, फिर इन दोनों रेशोस को यूज करके हमने LMN निकाल लिया, सिमिलरली दूसरे का। अब इन दोनों के बीच में पहले तो LMN निकाल लिया हमने, राइट। अब इन दोनों के बीच में आने वाला एंगल ढूंढना है। तो अगेन इसका ये अब डायरेक्शन रेशियोज है, ये कोसाइन नहीं है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो बेसिकली LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, ठीक, क्या बन जाएगा, -I कैप -2J कैप प्लस K कैप। ठीक, तो ये जो वेक्टर आएगा, दिस इज अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू लाइन L1। इसका जो वेक्टर आएगा LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, राइट, दैट वुड बी -2I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। तो डायरेक्शन रेशियोज को यूज करके, ये रेशियोज है, तो डायरेक्शन रेशियोज को यूज करके हमने दो वेक्टर्स बना लिए। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आने वाला जो एंगल होगा दैट वुड बी द रिक्वायर्ड एंगल, राइट। अब उसके लिए क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा -I कैप -2J कैप प्लस K कैप, डॉट प्रोडक्ट विद -2I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, दैट वुड बी इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज √6 इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, वो भी √6 इनटू cos थीटा। तो ये हमने क्या चीज यूज की, ये यूज किया हमने a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ठीक, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो क्या चीज आएगी, देखो i का i के साथ -1 इंटू -2 दैट इज 2, -2 इंटू प्लस दैट इज प्लस -2, 1 इंटू 1 दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू √6 इंटू √6 6 cos थीटा। तो ये कटा, तो दैट इज 1 इज इक्वल टू 6 cos थीटा। तो थीटा इज नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ 1/6। सो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ किस तरीके से करना, कैसे करना है, ये पूरा समझ आया? ये थोड़ा लंबा नहीं है? नहीं, लंबा डेफिनेटली है, मैं छोटा बोल ही नहीं रहा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन खुद करोगे। ये तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ना, अदरवाइज तुम खुद करोगे तो इतना ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, हार्डली 1 पेज, हार्डली 1 पेज। बट यस, इट इज वन ऑफ दी, आप लगा लो 2 मार्क्स में नहीं आएगा बट स्टिल 4 मार्क्स में आ सकता है बोर्ड में। 2 में कवर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मतलब उनके ऊपर है। अगर हो सकता है कैलकुलेशन इजी चली जाए तो वो 2 मार्क्स में कवर करते हैं। ठीक है, ऐसा क्वाइट पॉसिबल है। बट हाँ, समझ आया मेथड, मेथड प्लीज कंफर्म करो। कोई डाउट इसमें? काव्या, राजवीर, दिया, शुभम, दक्ष, चिराग, अर्नव, कोई डाउट? नो सर। चिराग क्लियर है सब कुछ? ठीक 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 है। तो इसका दूसरा मेथड मतलब क्वाइट सिमिलर है बाय द वे। ठीक है, क्या करना है मैं वो भी बता ही देता हूँ। ठीक है, बोर्ड में एक्चुअली में ये वाला मेथड जो है, ठीक, आज तक मैंने सुना नहीं। एक्चुअली में बोर्ड में पंगा पता क्या हो जाता है यार, इस बार मैंने ये चीज चेक की थी कि अगर बेसिक मेथड ना लगाओ ना, जो बिल्कुल सिंपल वाला मेथड होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड लगाओ, तो
टीचर्स को ना आज की डेट में सीबीएसई ना अपना एक शीट प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंगली वो मार्क्स देते हैं, ठीक है ना। तो माय पॉइंट इज कि बेसिक मेथड लगाने की कोशिश करो, दैट्स इट, ठीक है ना। अब ये वाला मेथड क्या बोल रहा है, ठीक, हमने n से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 3l/n प्लस m/n प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0 6। अब यहाँ पे n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6mn/n स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2nl/n स्क्वायर प्लस 5ln/n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। l/n को हमने अल्फा ले लिया, इसको बीटा ले लिया, तो देखो ये एक n कटेगा, एक n कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा m/n, m/n को हम बीटा लेके जा रहे हैं, ये l/n आ जाएगा, इसको अल्फा लेके जा रहे हैं, ये l/n और m/n को दोनों का कॉम्बिनेशन, ये अल्फा बीटा। तो क्या इक्वेशन बनी, 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इधर से आ रहा है 6 बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस 5 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहां से हमने बीटा निकाला, बीटा क्या आ गया -3 अल्फा माइनस 5। अब ये बीटा को हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 टाइम्स -3 अल्फा प्लस 5 माइनस 2 अल्फा प्लस 5 अल्फा इंटू माइनस आ जाएगा बाहर 3 अल्फा प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या चीज बन जाएगी ये, ठीक, दैट इज -5 to the 15 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 5 the 25 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 6 3 the 18 अल्फा माइनस 5 6 the 30 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया -15 अल्फा स्क्वायर माइनस 45 अल्फा माइनस 30 इक्वल टू 0। तो -15 कॉमन लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बना हमारा, इसका फैक्टराइजेशन कर लो, ये आ जाएगा अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू है -1, या अल्फा की वैल्यू है -2। नाउ व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या था हमारा, अल्फा इज l/n। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला चलो अल्फा आ गया, अब यहाँ से बीटा निकाल लो, तो बीटा क्या आ रहा है -3 अल्फा प्लस 5, तो बीटा इज -3 अल्फा प्लस 5। अब ये वाली वैल्यू यूज करो तो यहाँ से बीटा क्या मिल गया -1, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 5 दैट इज 2, तो ये आ जाएगा -2। इसके लिए बीटा वुड बी -3 अल्फा प्लस 5, तो अल्फा को -2 पुट किया तो 3 to the -6 प्लस -1 प्लस 1, तो बीटा वुड बी +1, ठीक है। तो इस तरीके से बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट केस में अल्फा आ रहा है -1, बीटा आ रहा है -2, एंड इधर अल्फा आ रहा है -2, बीटा आ रहा है -1। हाँ भाई अर्नव, अब ये थोड़ा सिंपल हो गया, पहले से छोटा हो गया, यस सर, राइट। लेकिन अल्फा क्या था हमारा, ठीक, l/n, तो ये l/n आ गया -1, ये m/n ये आ गया -2/1/1। तो lmn की वैल्यू क्या चलेगी, l/m/n इज अगेन -1/-2/1। इधर l/n इज दैट इज अल्फा दैट इज -2, m/n इज -1, ठीक। तो l/m/n क्या जाएगा -2/-1/1। आई होप ये चीज क्लियर है। तो वहां से भी ये दोनों मिल गया, अब इन दोनों के बीच में एंगल निकाल लो, ठीक है ना। याद रखना डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वही हमारा एक वेक्टर बन जाएगा, ठीक, और उसी वेक्टर को यूज करके हम एंगल निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये चीज में कंफ्यूज मत होना कि ये जो डायरेक्शन रेशियोज आए थे उसका हमने वेक्टर कैसे बना लिया। डायरेक्शन रेशियोज को हमने पहले बोला ये फ्री वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। ये बेसिकली 3D में है और ये 3D में है, और ये जो चीज आई ये वेक्टर में आ गई। तो 3D को वेक्टर में कन्वर्ट किया एंड देन वेक्टर का फॉर्म लगा के हमने एंगल निकाला। तो याद रखना आगे जो 3D का हम कल से शुरुआत करेंगे उसको 3D एंड वेक्टर के बीच में हम आपस में कन्वर्ट करते रहेंगे, ठीक है। चलो तो आज का यहीं पे खत्म करते हैं, कल से हम लाइन को एंड प्लेन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डन।